अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जाहिर सी बात है थोड़ा सा माहौल स्लो डाउन ज़रूर हो गया है बिकॉज एक इतना बड़ा टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है, बट उस टूर्नामेंट के इख्तिताम पजीर होने के बाद जो चैम्पियन टीम थी इंडिया और जो साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट टीम थी साथ द रनर अप, वो सब बारबाडोस में फंसे हुए थे। इवेंचुअली अब बारबाडोस से रवाना हुए हैं। सो यस, हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, बट और दुनिया क्रिकेट में और सब कुछ भी हो रहा है। कोई इधर बयान दे रहा है तो कोई उधर बयान दे रहा है। एंड स्पोर्ट्स की दुनिया में भी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके हवाले से हम आपको आगे शो में ज़रूर अपडेट करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा है कि कुछ थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, थोड़ी सी हलचल कम हुई है, लेकिन चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जो अभी आपने बयानात का जिक्र किया, आज के इस प्रोग्राम में जो बयानात होंगे वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट गो के अभी उस मकाम पर नज़र नहीं आती है, उतनी कामयाबियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्रिकेट की जो पाकिस्तान की क्रिकेट की अहमियत है ये आपको अभी कम होती दिखाई नहीं देगी। हम अगर ख़ुद से कुछ ख़राबी ना करते चले जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आज भी इस नाकामी के बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट को लोग दुनिया में देखना चाहते हैं और यही इसकी अहमियत है, यही इसकी ताकत है। बिल्कुल, स्पाइस तो हम ऐड करते ही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस ना हो। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आईसीसी का अगला इवेंट इज सपोज टू बी प्लेड विद इन पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स जा चुकी हैं। अब जो है पॉइंट सिर्फ ये है कि कौन कौन से मुल्क उस पर अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, क्या स्केजुलिंग में चेंजेस होंगी, हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सो यस, उन चीज़ों का इंतज़ार है। एंड एंड ऑफ जुलाई में आई बिलीव आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है जिसके अंदर जो है ये सब मिल बैठेंगे साथ एंड ऑब्वियसली उस पर फर्दर डिस्कशन होगी। मगर आज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या क्या खबरें हम आपके लिए लाए हैं वो आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऑब्वियसली जब T20 वर्ल्ड कप से इस तरह की कारकर्दगी करके पाकिस्तान टीम रवाना हुई, रुखसत हुई कि सुपर 8 में भी ना पहुंच सकी, तो सबकी रिपोर्ट्स आनी थी। एक जो मीडिया मैनेजर की रिपोर्ट थी वो भी हमने आपको बताया, जो टीम मैनेजर की रिपोर्ट थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, बट हेड कोच गैरी कर्स्टन की जो खुफिया रिपोर्ट थी उसकी भी कुछ खबरें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। जो चेयरमैन पीसीबी को गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट में गैरी कर्स्टन का ये कहना था कि खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों की सोच और खेल की आगाही पर उन्होंने बड़ी तफसील में बात की है। एंड हेड कोच गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलो शुक्र हमारे अलावा किसी और ने भी फिटनेस पे सवाल उठाना शुरू किया। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन ने नाकिस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान की है और उन्होंने खिलाड़ियों के डिसिप्लिन और खेल की आगाही के हवाले से भी बड़ी तफसीली रिपोर्ट बनाई है। सो आई होप कि उसमें बेहतरी आए और उसमें चेंजेस आए। एंड यस, गैरी कर्स्टन को अब मुझे लगता है कि पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से टीम फॉर्मुलेट करें और टीम के उसूल बनाएं। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है सवेरा, आपने कहा खुफिया रिपोर्ट मंजरे हम पर आ गई, फिर खुफिया तो ना रही, ऐसी होती है खुफिया चीज़ पीसीबी में। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा मसला ये है कि ये या तो गैरी कर्स्टन के फिर पाकिस्तान में मीडिया के लोगों के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, या फिर चेयरमैन पीसीबी, जैसा कि अभी हम बता भी रहे हैं कि उन्होंने भेजा, चेयरमैन पीसीबी को भेजी है, या फिर चेयरमैन पीसीबी ने खुद बता दिया, या फिर पीसीबी के जो 2-3 टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लोगों को बताया जी रिपोर्ट आ गई है, और फिर उसमें यही उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या उन्होंने कहा ये चीज़ें 1-2 हैं, ये डाल दें इसमें। लेकिन ये जैसे मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ना सवेरा जी, इसका एक इशू ज़रूर होगा कि गैरी ज़रूर परेशान होगा कि मेरी रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं। गैरी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट है ये, पाकिस्तान क्रिकेट है ये। मिकी समझ गए थे, अब गैरी की बारी है। अब देखना ये है कि गैरी समझते हैं या नहीं समझते हैं, या फिर हम यहाँ के लोगों को कुछ अपना बदलना पड़ेगा। आगे बात जो अभी आपने शुरू में किया कि भारतीय टीम के हवाले से जो बारबाडोस में सूरत हाल थी, उस हवाले से कुछ अपडेट इस तरीके से है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस रवाना हुई है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल रवानगी थी वो मुतासर हुई इस वजह से क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान था समुद्री, जिस वजह से भारतीय टीम को रुकना पड़ा, साउथ अफ्रीका की टीम को भी रुकना पड़ा और पाकिस्तान और इंडिया के सहाफ़ियों को भी रुकना पड़ा। तो अब इत्तला आती हैं कि भारतीय टीम एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए से वतन वापस रवाना हुई है और इस तैयारे का बंदोबस्त किया गया कि उनको एक बराह रास्त जो फ़्लाइट है मेरा ख्याल वो वापस लेकर जाएगी। तो अब चूँकि
चीज़ें बदली हैं, हालात मामूल पर आए हैं और भारतीय टीम अपने वतन वापस रवाना हो रही है। बिल्कुल जी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई वेंसडे और थर्सडे के बीच की रात को जो है वो भारतीय टीम वहाँ पहुँचेगी एंड उसके बाद पूरा उनका एक प्लान है जिस पे उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन से मिलना है, फिर उसके बाद ओपन बस सेलिब्रेशन होनी है। मुंबई की सड़कों पे सुना है कि सेलिब्रेशन होगी। सो यस, फुटबॉल स्टाइल बिल्कुल सेलिब्रेट करना बनता है। बिल्कुल 11 साल बाद हाफिज अगर एक मुल्क जो है वो आईसीसी इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। बस इस सारी चीज़ में एक और अच्छी बात ये थी क्योंकि उस तूफान की वजह से मीडिया भी वहाँ पे फंसा हुआ था, तो काफ़ी मीडिया के लोग भी साथ ट्रैवल किए हैं टीम के। सो विच मीन्स ये बीसीसीआई ने स्पेशल परमिशन दिलवाई कि कुछ मीडिया के लोग भी जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट में साथ ट्रैवल करेंगे। सो विच इज़ वेरी गुड। बोर्ड्स को अपने मीडिया का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं कुछ और वाक़यात जिक्र नहीं करना चाहता जी। इतना भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। बट मूविंग ऑन फर्दर, जब से 2022 T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ MCG के मकाम पे, तब से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसी कहीं ना कहीं ताक में है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो जाए। उस ज़माने में भी, उस वक्त में भी जो है वो विक्टोरियन गवर्नमेंट ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये पेशकश की थी कि आप 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान इंडिया जो है वो आके ऑस्ट्रेलिया में खेले। और अब फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि एक ट्राई नेशन मुकाबला होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान कैन बी नेवर इररेलेवेंट बिकॉज द काइंड ऑफ स्पाइस दैट पाकिस्तान ब्रिंग्स इन, वो बिल्कुल ये सामने है। सो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के निक हॉकले ने कहा कि पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ टीमें हैं और उनके मुकाबलों के लिए बहुत जोश पाया जाता है। वो जोश उन्होंने देख लिया था T20 वर्ल्ड कप 2022 में। निक हॉकले ने ये भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी ऐसा ही जोश था। सो उन्होंने कहा कि बाहमी सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हम तैयार हैं और हम जो है साथ जो है एक एसोसिएट बन सकते हैं कि आप आके या तो बायलैटरल सीरीज़ यहाँ खेलें ऑस्ट्रेलिया में या फिर ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए, ये इसको ये भी कहा जा सकता है एक तरीके से कि कहीं कोई सालसी का किरदार तो नहीं अदा कर रहे हैं, ये भी एक पहलू इसका लिया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि इन्होंने कहा कि सैफ अफ्रीकी सीरीज़ की भी बात हुई है, तो 99 में मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक सैफ अफ्रीकी वनडे टूर्नामेंट खेला था और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि ये तीनों टीमें इकट्ठी ऑस्ट्रेलिया में खेली हों इस तरह की क्रिकेट सीरीज़। तो अब ये जो निक हॉकले का स्टेटमेंट है, ये यकीनी तौर पर, ये पहले भी उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दिलचस्पी आई है। अब क्योंकि दोनों मुल्क आपस में खेल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है किसी तीसरे मुल्क से खेलकर दोबारा अपने अपने मुल्कों में वापस खेलना शुरू करें। लेकिन बहरहाल ये खुश आइन चीज़ ज़रूर है और ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि उनको 2022 का मेलबर्न का मैच अभी तक नहीं भूल रहा जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था। और उस पर एक और काम ये हुआ कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया में आप लॉर्ड्स में कर लें, मेलबर्न में कर लें, न्यूयॉर्क में कर लें, अहमदाबाद में कर लें, आप बारबाडोस में कर लें, जहाँ भी जाएंगे इसका मतलब ये कि शायकीन बहुत ज़्यादा होंगे और यही लोगों को सबसे ज़्यादा कशिश लोगों के लिए होती है। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर कुछ इस तरीके से है जी कि चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी, और ये अफसोसनाक खबर है, चीन के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका खेल के दौरान ही दिल का उनको दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी मौत वाक़या हुई है। योग्यकार्ता जो एक उनका सूबा है, उसमें एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान जो है 17 साला चीनी खिलाड़ी अचानक गिरे मैच के दौरान ही और उनकी मौत वाक़या हुई और वो वापस ज़िंदा हो न सके। उनको आखिरी सांस उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वो खेल के मैदान में ही लिया। उनकी ये वीडियो भी सामने आई जिस पर लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं इस खेल के मैदान से, इस खेल से और दीगर जो उनकी शख्सियात हैं, वो इस अपने नौजवान खिलाड़ी की मौत पर अफसोस का इजहार कर रही हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है जो आज के इस शो में हम आपके सामने रख रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर है। बिल्कुल। एक एथलीट, जितना उस एथलीट के ऊपर एफर्ट होता है, जितना उस एथलीट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और फिर एक जाना, ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज पेनफुल। सो यस, उनकी फैमिली के लिए हम सबकी विशेस हैं उनको कि वो फिल ह्यूज को माइक, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, उनको
बॉल लगा था और उसके बाद फिर कंकशन का रूल आया था, तो वो भी खेल के मैदान में ही उनकी भी मौत वाक़ हुई थी। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है इस किस्म की, और बिलखुसूस जो एथलीट हैं दुनिया भर के, क्योंकि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इनके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर होता है। बिल्कुल जी। मूविंग ऑन फर्दर, और जब हम बात करते हैं सीरियसनेस की, तो एक रिपोर्ट आती है एक बांग्लादेशी खिलाड़ी की, तस्कीन अहमद, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। एक रिपोर्ट उनके लिए आती है कि वो क्यों भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, तो पता ये चला कि वो सोते रह गए थे और वो उन्होंने टीम बस मिस कर दी थी। बट इन कॉन्ट्ररी जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने टीम बस ज़रूर मिस कर दी थी, बट कोई 30 या 40 मिनट्स पहले जो है मैं स्टेडियम पहुंच गया था, बट ये वजह नहीं थी कि मैंने मैच नहीं खेला। बट जो मीडिया है वो यही रिपोर्ट करता है कि क्योंकि वो टाइमली टीम बस में बैठे नहीं थे, दैट वाज द रीज़न ऑफ हिम बीइंग ड्रॉप्ड इन दैट मैच। अच्छा, जफर गौहर पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, उनके बारे में भी एक खबर ये आई थी कि वो भी सोते रह गए और उनका टेस्ट मैच मिस हो गया। बाद में उनको टेस्ट मैच मिला, लेकिन वो भी उसकी दूसरी कहानी कोई और ही बताते हैं, वो कुछ और बताते हैं। मगर मोहम्मद हफीज कोई और कहानी नहीं बता सकते कि वो कॉफी पीते रहे और फ्लाइट मिस हो गई, बट वो उनका डेब्यू नहीं था अभी रिसेंटली। तो ये बहरहाल ये इनके लिए भी नींद का मामला रहा, जफर गौहर के साथ भी नींद का मामला रहा, लेकिन दोनों खिलाड़ी बाद में कुछ और स्टोरी बताते हैं। दूसरी अगली खबर यह है जी कि ये पाकिस्तान की जो शूटर हैं कुशमाला तलत, उन्होंने थाईलैंड में शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। बैंकॉक में होने वाले इस इवेंट में कुशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में अपनी बर्तरी साबित करके मुल्क का नाम रोशन किया है, और उनका मजमूई स्कोर 575 रहा। एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं कुशमाला, जो कि जकार्ता एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, और इन्होंने इन कामयाबियों के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया था। बिल्कुल, एंड वी हैव ऑल आवर सपोर्ट विद कुशमाला, एंड आई होप कि हमें इस दफ़ा ओलंपिक्स में जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ती हुई दिखें, बिकॉज कांसी का तमगा उन्होंने लास्ट टाइम जीता था, और अब आर ऑल बेस्ट विशेस कि हमें वो गोल्ड मेडल ला कर दें। और जब हम अभी आगे शो में ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुशमाला हमारे शो का हिस्सा भी होंगी। बट मूविंग ऑन फर्दर, और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना, खेलों की हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं, तो अगर रिटायर्ड लोग काबिज हैं तो राना सनाउल्लाह साहब आप ही कुछ कीजिए और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हम तो बहुत दफ़ा इस बात पे आवाज़ उठा चुके हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 या 4 एथलीट्स क्वालिफाई कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए हदफ तय कर दिए हैं। और राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम से कम फेडरेशंस खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाएं, वरना ओहदे छोड़ दें, और जो क्वालिफाइड खिलाड़ी हैं उनको एटलीस्ट प्रॉपर ट्रेनिंग तो दें, बिकॉज हम तो ये रोना सुनते रहते हैं सारे वक्त कि जो प्लेयर्स ओलंपिक्स में जा भी रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल नहीं रही। ये जैसे अभी राना साहब ने कहा ना सफीरा कि किस्से का कहें तो मुझे ना जॉन एलिया याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते ही नहीं, क्या कीजिए। राना साहब, अगर दीगर जो खेलों की फेडरेशंस हैं अगर वहाँ पर रिटायर्ड लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो एक पॉलिटिशियन ही है ना, सेनेटर साहब हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, उसका ही कुछ कर लें अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की दीगर खेलों में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो मुशीर हैं IPC मिनिस्ट्री के, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान में जो दीगर फेडरेशन इनको कोई हाल नहीं है, और आप मेडल जीतना तो दूर की बात है, हालात बहुत ख़राब है। तो बुनियादी तौर पर तो ये चीज़ें सबके सामने है। हुकूमत का काम यह है कि आपने उन मामलात को, उन हालात को ठीक करना है, बेहतर करना है। अभी कुशमाला का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए जा रही हैं, बुलाए इनको हुकूमत, जो लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, उन एथलीट्स को इस तरह से मिसाल बनाए कि आने वाले ओलंपिक्स के लिए न सिर्फ ये लोग अपने और एक पूरी की पूरी जनरेशन को इंस्पायर करें, बल्कि उसके साथ साथ जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आए। तो ये इसके रोने धोने से बनना कुछ नहीं है, आपको अमली तौर पर इक़दाम उठाना पड़ेंगे। और जो आपकी क्रिकेट का हाल है, जो आपकी हॉकी का हाल है, जो आपकी बैडमिंटन का, स्विमिंग का, रेसलिंग का, आपकी हर फेडरेशन का हाल है, उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। जब तक आप गैर मामूली इक़दाम नहीं उठाएंगे ना जी, उस वक्त तक सवेरा काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और हम बात करते हैं जी स्पोर्ट्स बजट, ये स्पोर्ट्स बजट वो, मगर जिस वक्त ये प्लेयर्स ओलंपिक्स तो 4 साल में एक दफ़ा आता है, ओलंपिक्स के लिए नहीं जा रहे होते, उस वक्त ये प्लेयर्स कैसे ट्रेन करते हैं,
कहाँ कहाँ जाते हैं, अपने फंड से जाते हैं, इनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, इनको फंड्स नहीं मिलते कहीं ट्रैवल करने के। जो अफोर्ड कर सकता है वो कहीं ना कहीं फिर एथलीट बन जाता है, वरना जो एक अच्छा एथलीट भी हो मगर वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो तो इसी हिसाब में रह जाता है और यही हिसाब करता रहता है। तो ऑब्वियसली हमारी आईपीसी मिनिस्ट्री को इस पे देखना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हम वक्तन फ़वक्तन ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को वो शायद थोड़ा सा भी पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सवेरा, ये जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया दीगर खेलों का, एक बात खुश आइंद है कि कम अज़ कम कोई मुशीर वज़ीर साहब ज़रूर हैं जिन्होंने दीगर खेलों का जिक्र किया है। अब यहाँ से बात आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत है जो कि एक जमहूरी निज़ाम के तहत पाकिस्तान में काम कर रही है। और अगर सिर्फ ओलंपिक्स की बात करते हैं, आप एक 4 साल का प्लान तरतीब कर लेना जिसमें आपकी एशियाई खेलें भी आती हैं, जिसमें आपके दौलत मुश्तरका की खेलें भी आती हैं और जिसमें आपके ओलंपिक मुकाबले भी आते हैं। तो अगर आप 4 साल प्लान करते हैं तो आपके पास इस 4 साल के विंडो में 3 बड़े टूर्नामेंट्स हैं, 3 बड़े इवेंट्स हैं। तो अगर आप उनको प्लान करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत की इनपुट होनी चाहिए ना, कि ये ओलंपिक एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है। वो फुटबॉल के मुकाबले होना होते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पर हमें कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा, कोई लाइट्स नहीं लग रही हैं, कोई लाइट्स के लिए हमने एक बिड की हुई है, उसके लिए कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है। और खेलों को आप ये मत समझें कि आज के दौर में ये खेलें हैं, ये आपकी इकॉनमी को बहुत मदद दे सकती हैं, मईशत को मजबूत कर सकती हैं। ये जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, बार बार क्यों कर रहा है, बार क्यों बात कर रहा है, ये इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करने की बात कर रहा है ना, तो सिर्फ खेल से मोहब्बत नहीं है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है, ज़रे मुबादला है, पैसे बहुत आते हैं। तो इस अंदाज से भी खेलों को ज़रूर देखने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है। और इस तरह कितनी सारी जॉब्स ओपन होती हैं ऑब्वियसली, जब यहाँ पे खेल होंगे तो कितने लोग ट्रैवल करेंगे, एंगेज होंगे, आपका हॉस्पिटलिटी जो डिपार्टमेंट है, जो एरिया है, वो फ्लरिश करेगा। There's so many things connected to it। अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह जिस वक्त पाकिस्तान में होगी उस वक्त कितनी और चीज़ें फ्लरिश करेंगी, आपके टूरिज्म बढ़ेगी, आपका हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बढ़ेगा, आपके और जनरल ट्रांसपोर्ट, होटलिंग, जितनी भी आपकी सबसे बड़ा आपका कल्चर दुनिया के सामने जाएगा। लोग आएंगे, लाहौर में घूमेंगे, रावलपिंडी में घूमेंगे, कराची में घूमेंगे, आपके वो जो आप पाकिस्तान में देखने के लिए आएंगे वो एक तरह से एक सफीर के तौर पर पाकिस्तान से वापस जाएंगे। बिल्कुल। बट चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ आया थोड़ा सा प्लान सामने, कौन से शहर में कितने मैचेस होंगे ये भी आपको बताएंगे, मगर जाएंगे इस वक्त ब्रेक पर। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कशमाला तलत की हमने अभी बात की आपसे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कशमाला तलत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी, उनसे करेंगे गुफ्तगू और उनकी जर्नी टू पेरिस ओलंपिक्स वो जानेंगे उनसे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कह रहे हैं खुश आमदीद। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी, पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी वहाँ पर पाकिस्तान का परचम उठाएंगे, पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ हमने बात की थी पाकिस्तान के मुशीर जो हैं इस वक्त आईपीसी मिनिस्ट्री के, राना सनाउल्लाह साहब, और कि उन्होंने फेडरेशंस का जिक्र खैर किया है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान में से कोई क्वालिफाई कर जाता है ओलंपिक्स के लिए तो सवेरा ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। ये बहुत, इसमें बहुत मेहनत की आपको ज़रूरत है, सलाहियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर 1-2 खेलों के अलावा आपको हमेशा यही सुनने को मिलता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई और खिलाड़ियों को भेज दिया गया, लेकिन अब के बाद सूरत हाल कुछ बदल रही है। कैसे बदल रही है? बिल्कुल जी, बदल इसी तरह रही है कि इंडिविजुअल्स की मेहनत है, यस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेडरेशंस, एसोसिएशंस ज़रूर बैकिंग देती हैं, मगर इंडिविजुअल्स की एक लगन की वजह से, वो एक गोल सेट किया हुआ होता है, उसकी वजह से आपको दिख रहे हैं ओलंपिक्स में। वरना जिस तरह हम ओलंपिक्स की बात करें तो इन रीसेंट टाइम्स जितनी बड़ी नेशन है हम, जितनी पॉपुलेटेड नेशन है हम, उसके मुकाबले में जितना छोटा कंटिंजेंट हमारा होता है, तो जब आप ओलंपिक्स में कंटिंजेंट्स देखते हैं और छोटी छोटी पॉपुलेशन के ममालिक के कंटिंजेंट सबसे इतने बड़े होते हैं, तो उस वक्त आप ये सोचते हैं और इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है या फिर टैलेंट को तराशने वाले लोग नहीं हैं। तो इसी तरह टैलेंट को तराशा गया, तराशने के साथ साथ अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन को सामने रखा गया, और जब सामने रखा गया तो शूटिंग
कि इस डिसिप्लिन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शूटर जो कि पेरिस ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करेंगी। कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कशमाला, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो नहीं, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहूँगी दैट आपने इतना हार्ड वर्क पुट अप किया कि आप हमारे परचम को बुलंद करने के लिए ओलंपिक्स में जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे कोई टैलेंट दिया था और उसको मैंने सही तरह इस्तेमाल किया है, तो अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ और इतने बड़े लेवल तक रिप्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है कशमाला, ये जो आपका सफ़र है, ये कभी आपने सोचा था कि एक वक्त आएगा कि आप ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, और इसके रास्ते में क्या रुकावटें आई हैं और किस किस तरह की मुश्किलात थी जिनसे गुजरकर आप इस जगह पर पहुंची हैं कि अब आप पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शूटिंग में हिस्सा लेंगी, और लोगों को तवक्को भी बहुत है कि आप वहां पर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर भी कर सकती हैं। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट की थी तब तो एज अ हॉबी स्टार्ट की थी और एज सच मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकूंगी। लेकिन विद टाइम, विद अवेयरनेस, जैसे जैसे ट्रेनिंग हुई, कोचेज ने अपना बिलीव मुझ पे शो किया, मेरे टैलेंट को पॉलिश किया, उसको नेशनल लेवल पे जो स्कोर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के आए। तब जाके मुझे एक टाइम पे बिलीव होना शुरू हुआ कि आई कैन पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल्स एंड एक ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना तब तक शायद मुझे पॉसिबल नहीं लगता था जब तक हमारे शूटिंग में ओलंपिक कोटाज नहीं आए थे, और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही थी तो हमें एज सच अवेयरनेस नहीं थी कि कोटा विनिंग भी पार्टिसिपेशन होती है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे नहीं थी। तो जब मैंने अपने शूटर्स को, जैसा खलील अख्तर ने टोक्यो के लिए कोटा विन किया, फिर जीएम बशीर ने कोटा विन किया, फिर गुलफाम जोसेफ ने कोटा विन किया, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज एक डिजायर पैदा हो गई थी कि मैं जब शूटिंग छोड़ूं तो एटलीस्ट मेरे पास एक काश ना रहे कि मैं ये कर सकती थी और मैंने नहीं किया। और फिर जाहिर सी बात है कि मैं ये भी कि लड़कों के कोटा आ रहे हैं तो लड़कियों के भी होने चाहिए, एक ये डिजायर भी थी कि लड़कियां भी कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनके भी कोटाज आ सकते हैं, वो भी मेडल विन कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे कोचेस ने, मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगी कोच कैसर का और फिर कोच गुलाब मीर का, और अब फेडरेशन ने हमें इंटरनेशनल कोच किनाडी प्रोवाइड किए हैं फॉर द ट्रेनिंग। इन सब ने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो कोटा सिक्योर किया है, और अब हम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट फीमेल शूटर को भी देखेंगे, जो फर्स्ट फीमेल को भी देखेंगे 77 इयर्स में, जो डायरेक्ट बर्थ लेके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। ज़बरदस्त। ये मतलब ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक माइलस्टोन है, वन स्टेप फर्दर कि जो है हमारी एक फीमेल शूटर हमें दिखेगी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हुई। और वक्त ऐसे आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हमें मॉडर्न डे के साथ compete करना बहुत ज़रूरी है। मगर कशमाला, वो आपने कहा ना कि मुझे तो शौक़ था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने मैं इसको प्रोफेशनली ले लूँगी और फिर मैं एज शूटर जो है वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँगी। थोड़ा सा ज़रा अपनी स्टोरी पे पीछे लेकर जाएं। व्हेन वाज द टाइम जिस वक्त आपने ये सोचा कि ये टाइम है कि यहाँ मुझे लगा इस एज पे कि मैं जो है इसको एज हॉबी शुरू करूँ? कब से, किस एज से आप शुरू कर रही हैं, ये किस एज से शूटिंग कर रही हैं? 2015 में मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। और जैसे मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है तो हमारी पोस्टिंग्स आती रहती हैं, तो हम जेलम पोस्टेड हुए थे, और मेरी मदर को आइडिया था, लाइक शी नोज के शूटिंग होती है बट शी नेवर ट्राइड, और उनकी विश थी कि मैं भी शूटिंग करूं, बट ड्यू टू हिज प्रोफेशनल लाइफ और फिर पर्सनल लाइफ शी कैन नॉट कंटिन्यू और शी कैन डू इट। बट उनके अंदर एक डिजायर थी कि मेरे बच्चे कोई ऐसी चीज, हेल्दी एक्टिविटीज करें, को अपना टाइम फोन या टीवी या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी
हेल्दी एक्टिविटी में यूटिलाइज करें। तो हम जब जेलम पोस्टेड हुए तो फिर यहाँ पे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जहाँ पे शूटर्स को प्रिपेयर किया जाता है, एथलीट्स को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे शूटिंग प्रॉपर एक यूनिट है, आपको हर तरह की शूटिंग यहाँ मिल जाती है, एयर पिस्टल से लेके शॉटगन, स्नाइपर, ऑल दैट, पर इवेंट्स भी होते हैं। तो एज अ हॉबी, फिर मैंने एज अ हॉबी के लिए, मतलब कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे इसको मैंने ज्वाइन किया था और मैंने विजिट किया और मुझे लगा कि शायद मुझे करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और बिल्कुल विद टाइम मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी फोकस, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, मेरी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ है। सो 2015 में तो मैं आई थिंक सो 13 या 14 ईयर्स की थी और जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी। नाउ आई एम 22। तो उसके बाद आई थिंक सो जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था मेरे लिए वो साउथ एशियन गेम्स थी 2019 में। उसमें मैंने टीम सिल्वर लिया था और उस टाइम जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा था तो उस टाइम मुझे लगा था कि यार समडे मेरी, मतलब हमारा फ्लैग, लाइक जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है उनका फ्लैग होता है और उनका नेशनल एंथम होता है, तो शायद वो डिजायर वहां से शुरू हुई थी कि आई वांट टू सी माय फ्लैग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, on the top first position or the top of the flags and हमारा national anthem play हो। वो feeling I think so, वो feeling describe नहीं हो सकती, it gave me goosebumps। तो हमेशा मतलब मेरी ये चीज रही है और जब भी मैंने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है, जब भी मैंने अपने फ्लैग को ऊपर जाते हुए देखा है, तो आई फील द सेम। किशमाला, आप अभी ये बात एक्सप्लेन कर रही हो ना, तो इट गेव मी गूज़बम्स कि ऑनेस्टली स्पीकिंग एक इतना फ़ख्र का वो मकाम होता है। आई रिमेंबर अरशद नदीम, हमें लास्ट अभी वही याद है जिस वक्त जो है अरशद नदीम के उस पर जो है जिस तरह हमारा परचम जो है वो बुलंद हुआ था। बिल्कुल दिखाया गया था। किशमाला, जैसे अभी आपने जिक्र किया उस वाक़े का कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतारिक किया, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये कितने के घंटे आप रोज़ाना करते हैं? इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बुनियादी तौर पर, और कितनी इसमें कितना फोकस डिफरेंट होता है, या जो आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक शूटर को, और जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ती हैं, और कितना आप इससे थोड़ा सा आराम ले सकते हैं कि 2, 4, 5 दिन अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, शूटिंग एक कंटिन्यूस स्पोर्ट है। आप अगर इसे प्रोफेशनली लेके चलना चाहो, आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ती है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लाइक डेली में इस टाइम पे 10 आवर्स जो मिनिमम 10 आवर्स में दे रही हूँ, लाइक 10 to 11 आवर्स, क्योंकि मैं जो पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मेरे 3 इवेंट्स हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम एंड 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल। तो मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स। बाकी अगर कोई शूटर एक इवेंट कर रहा है तो वो उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर रहा है, लेकिन वहीं पे है कि शूटर्स को मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स देने पड़ते हैं शूटिंग के लिए। उसमें उसको फिजिकली फिट होना पड़ता है, मेंटली फिट होना पड़ता है, टेक्निकली आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, अपनी ब्रीथिंग, अपनी नर्व्स, अपना हार्ट बीट, आप किस कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। और जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी इन कंडीशंस में आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप एक्सेल कर सकेंगे। और इसके अलावा हम लोग अपने आप को काम करने के लिए, फोकस रहने के लिए, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, कैंडल एक्सरसाइजेस करते हैं, और उसके अलावा जो नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। बट किशमाला, अगर मैं ऑब्वियसली आप जो हैं पिछले ओलंपिक्स में भी जहाँ शूटिंग के जो इवेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली आप वहाँ वो भी देखती होंगी, उनसे भी इंस्पायर होती होंगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप अभी तक उस तक पहुँची नहीं, आप वहाँ लैक कर रही हैं, और ओलंपिक्स से पहले यू नीड टू अचीव दैट टारगेट, कि आप जब वहाँ जाके उस जगह पे खड़ी हों तो आप बहुत आराम से, बहुत कन्विंसिंग तरीके से पोडियम अचीव कर सकें?
मुझे ये लगता है कि इस टाइम जो प्रैक्टिस है और जितनी कोचेस ने हमें प्रैक्टिस करवा दी हुई है और जितना भी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, उसमें अब जो है हमें सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है उस इवेंट के लिए सिर्फ। उसके अलावा ऑलमोस्ट टेक्निकली, फिजिकली और ऑलमोस्ट हर तरह से कोचेस ने हमें प्रिपेयर कर दिया हुआ है कि हम वहां जाके परफॉर्म कर सकें। एंड आई थिंक सो कि हमारे स्कोर्स इतने हैं कि हम लोग इंटरनेशनल मेडल ला सकें, और प्रीवियसली भी हम लेकर आए हैं और इस दफा भी उम्मीद है कि हम जरूर लेकर आए। अच्छा, जो गैर मुल्की कोच का भी आपने जिक्र किया, कितना फ़र्क उससे पड़ा है और आपके ख्याल में किस हद तक ज़रूरत है? एक इवेंट है, इसके बाद भी मुकाबले होने हैं, तो किस हद तक एक बेहतर कोच एक शूटर की खेल को बेहतर कर सकता है, उसके मायार को बुलंद कर सकता है? बिल्कुल, कोचेस का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, और एथलीट्स, हर एथलीट की लाइफ में कोचेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आई थिंक सो अगर फर्स्ट मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी कोच भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने इंटरनेशनल कोचेस हैं। जस्ट दे नीड द कोचिंग कोर्सेज एंड ऑल दैट, के एक सर्टिफिकेशन हो जाए ताकि वो उस लेवल पे खड़े हो सके। उसके अलावा इंटरनेशनल कोचेस बिल्कुल आपको एनहांस करते हैं, आपको एडवांसमेंट सिखाते हैं सब कुछ, और उन द वे दे ट्रेन के वो हर शूटर को देखते हैं, लाइक हर एथलीट को देखेंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनका जो वे ऑफ ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से वो लोग उनको ट्रेन करते हैं। लाइक अगर स्पेसिफिकली अगर सिंगल कोच है या फिर कुछ एथलीट्स के लिए या कुछ शूटर्स के लिए स्पेसिफिक कोच हैं या कुछ के लिए, तो वो एथलीट के हिसाब से आपको एथलीट को उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और उसके अलावा इवेंट के हिसाब से कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और वो किस हद तक कर सकता है, वो जरूर इस चीज को मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। सो साउथ एशियन गेम्स, देन एशियन गेम्स, ऑब्वियसली एक अलग किस्म का प्रेशर होता है ओलंपिक्स का। किशमाला अपनी मेडिटेशन जो है वो कितनी टाइमली कर रही है सो दैट वो काम एंड कंपोज रहे ओलंपिक्स के लिए। आई नो यू वुड बी एक्साइटेड, आई नो एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस, बहुत सारी फीलिंग्स इस वक्त आपके दिल में आ रही होंगी अलग अलग किस्म की। सो हाउ आर यू कीपिंग योर सेल्फ काम? आई थिंक सो कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक काम ही हूँ, क्योंकि मुझे हम लोगों ने वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, ISSF वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, और उसमें मेरी परफॉर्मेंस इस लेवल तक रही है कि हम टॉप 8 टॉप 10 शूटर्स में मैं रही हूँ। और उसके अलावा एशियन गेम्स एंड फिर एशियन चैंपियनशिप में भी मेरा मेडल है जिसमें ओलंपिक कोटा मैंने विन किया है। So I think so कि we are having that level, so I'm bit calm for that. Olympic is same like Asian Games or next level event for me. जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस में कोशिश यही होगी कि जब उस इवेंट पे जाऊं, वहां पे खड़ी हूं, तो मैं अपनी जो प्रैक्टिस नॉर्मली कर रही हूं वही रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो उस लेवल की है कि हम लोग इजीली क्वालिफाई करके मेडल मैच के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कि जो एक टीम इवेंट होता है उसमें तो आपको काफ़ी सारे कोचेस साथ नज़र आ रहे होते हैं। ये जो एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें आप इनफरादी तौर पर एक खेल में हिस्सा ले रही हैं, आपने मुख्तलिफ आलमी मुकाबला लिया है, कितना सपोर्ट स्टाफ और मुल्कों के खिलाड़ियों के साथ होता है और कितना सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ भी, किसी पाकिस्तानी शूटर के साथ भी, और क्या कभी अगर कम है तो उसकी कमी का एहसास होता है आपको? आई थिंक सो कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और हम अपने आप को दूसरे अगर कंट्रीज से कंपेयर करने जाएं तो हम लोग एक तरह से कॉम्प्लेक्स में ही रह जाएंगे कि उनके पास ये चीजें ज्यादा हैं और हमारे पास नहीं है। आई थिंक सो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हम उस चीज से निकल आए हैं। एंड जब बड़े इवेंट्स होते हैं लाइक एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक्स हो गया, उसके अलावा साउथ एशियन गेम्स हो गई,
हमारे साथ स्टाफ जाता है, सपोर्टिंग स्टाफ भी जाता है, मेडिकल स्टाफ भी जाता है, सब अवेलेबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड कप्स या इंटरनेशनल लेवल्स पे जो हम एशियन चैम्पियनशिप्स हो गए या ISSF के वर्ल्ड कप हो गए, तो उन इवेंट्स में अगर हमारे साथ लाइक उस टाइम पे हमें शायद कोच हमारे साथ होते हैं, और मेडिकल स्टाफ अगर नहीं भी है तो हमारे पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है कि जो होस्ट कंट्री होता है वो या ISSF होता है वो मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक सो कि बाकी मुल्कों के साथ ये हर तरह का स्टाफ ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन वही बात है कि हम लोग फाइनेंशियली उस लेवल तक नहीं है कि हम इतने सारे स्टाफ को या मेंबर्स को ट्रेवल करवा सकें। तो आई थिंक सो कि एथलीट्स को मौका मिल रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक सो कि हमें उस कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा निकल आना चाहिए कि हमारे साथ ये भी हो, ये स्टाफ भी हो या ये स्टाफ भी हो। आई थिंक सो कि एथलीट की पार्टिसिपेशन और उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अवेल करना ज़्यादा जरूरी है। वेरी ब्रिलियंट किशमाला, मतलब 22 साल की उम्र में बहुत बहुत मैच्योर सोच है आपकी, एंड आई होप कि इसी तरह मैच्योरिटी आपकी खेल में भी बढ़ती रहे और आपकी सोच में भी बढ़ती रहे। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पेरिस ओलंपिक्स। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी, एंड आई होप कि आप पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें। देखिए, अभी यहीं से ये पैगाम है। अभी उन्होंने एक अपने तौर पर बड़ी अच्छी बात की है कि हमें उस एहसास कमतरी से निकलना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ज़रूरत है जिसको हुकूमत को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत को वो ज़रूरत ज़रूर पूरी करनी चाहिए, बट जिस तरह एक एथलीट ये कह रहा है कि हमें अपनी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, ये एक सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की हमने बात की थी, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। वक्त ख़त्म हो गया है यहाँ पे। सवेरा और इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।